स्टूडेंट, ये है बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। बच्चों पहला पार्ट करवाया गया था आप लोगों को, उसमें बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में करवाया गया था। आइए हम देखते हैं ये सेकंड पार्ट। बच्चों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि यहाँ मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाए हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? WG रोजेन ने दिया। कौन दिया? WG रोजेन ने जैविक विविधता शब्द को दिया। लाल आंकड़ा बुक बहुत इंपॉर्टेंट। रेड डाटा बुक किसने जारी किया? रेड डाटा बुक कौन जारी करता है बच्चों? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन? IUCN। कौन? IUCN। कब जारी किया था? 1963 में। कब जारी किया गया था? 1963 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाएगा रेड डाटा बुक कब जारी किया गया था और किसके द्वारा? 1963 में IUCN के द्वारा। क्या? IUCN के द्वारा। ठीक है, ये याद रखोगे। अब रेड डाटा बुक में किसके बारे में जानकारी रहती है? तो बच्चों जो संकटग्रस्त प्रजाति है या जो विलुप्त हो गई है प्रजाति, ठीक है, और संकट जिस पर उत्पन्न हो गया है, मंडरा रहा है, उन सब के बारे में रेड डाटा बुक में क्या रहता है? आंकड़ा रहता है। उसमें डेटा ना संग्रह रहता है, संचित रहता है, जिसको हम लोग पढ़ के जान सकते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ हमारे पृथ्वी पर कौन से जीव थे, नहीं थे, और कौन आगे विलुप्त हो जाएंगे और किस पर खतरा मंडरा रहा है। ये सब के बारे में जानकारी रहती है रेड डाटा बुक में। तो ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, रेड डाटा बुक क्या होता है, तो यही लिखना है आपको। ठीक है, लाल आंकड़ा पुस्तक जो है आपको लिखना है कि लाल आंकड़ा पुस्तक रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा 1963 में जारी किया गया था। इसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी रहती है ना, डेटा संग्रह रहता है संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में, विलुप्त प्रजाति के बारे में और संकट उत्पन्न प्रजाति के बारे में। ठीक है, तो ये 2 नंबर में भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। डोडो आएगा तो विलुप्त प्राणी लगाना। क्या लगाना? डोडो आएगा तो विलुप्त प्रजाति और एडिकाना आएगा तो योजक करी। डोडो आएगा तो विलुप्त प्रजाति और एडिकाना आएगा तो ये योजक करी लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डोडो आएगा तो विलुप्त प्रजाति लगाना है और एडिकाना आएगा तो योजक करी लगाना है। ठीक है, डोडो क्या है? तो विलुप्त प्रजाति है, एडिकाना आएगा तो योजक करी है। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन है, एडिकाना है क्या है? योजक करी, अवशेषी अंग, विलुप्त करी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये है योजक करी। कब पूछा गया बच्चों? 2015 में। ठीक है, इसको भी देख ही लो। डोडो क्या है? विलुप्त प्रजाति है, विलुप्त प्राणी है, संकटग्रस्त प्राणी है या आपत्तिग्रस्त प्राणी है, तो ये विलुप्त प्राणी है। डोडो क्या है? विलुप्त प्राणी है। और कब पूछा गया? 2016 ए में पूछा गया। ठीक है, अब देखो योजक करी क्या होता है। ठीक है, योजक करी पूछा जाता है। विषाणु जो है बच्चों, ये ना एक जीव दूसरे जीव के बीच में ना उभयनिष्ठ संबंध रखता है, दोनों का गुण आपस में संजो कर रखता है, उसे हम योजक करी कहते हैं। जैसे जीवित और अजीवित, कौन जीवित है और कौन अजीवित है, सजीव और निर्जीव के बीच का जो योजक करी है वो क्या है? विषाणु है। क्योंकि बच्चों विषाणु जो है सजीव और निर्जीव दोनों की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? दोनों के बीच का योजक करी है। आगे पादप और जंतु के बीच युगलिना है। ठीक है, युगलिना में पादप का भी गुण होता है और जंतु का भी गुण होता है, इसलिए पादप और जंतु के बीच का योजक करी क्या है? युगलिना। ठीक है, उसके बाद सरीसृप और पक्षी के बीच का आर्कियोपटेरिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा जाता है कि पक्षियों और सरीसृप के बीच का योजक करी क्या है? आर्कियोपटेरिक्स। क्या है? आर्कियोपटेरिक्स। बहुत बार पूछा गया है, याद रखोगे। हाँ, समजात अंग। समजात अंग में बच्चों क्या रखना है? कार्य तो समान होगा लेकिन उसकी मूल संरचना अलग अलग होगी। कार्य समान, मूल संरचना अलग अलग होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समजात अंग। ठीक है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपको 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि समजात अंग किसे कहते हैं। तो बोलोगे कार्य जिसका कार्य रूप असमान हो, कार्य और रूप जो होगा वो असमान होगा लेकिन मूल संरचना और उद्भव जो होगा वो समान होगा। कार्य रूप असमान किंतु मूल संरचना और उद्भव जो होगा वो समान होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। समजात अंग में क्या हो जाता है? पक्षी हो या मनुष्य हो या घोड़े हो या बंदर हो, उसका अग्रपाद, अग्रपाद माइंड में आया, अग्रपाद ऑब्जेक्टिव में आया तो बोलोगे ये समजात है। अग्रपाद आएगा तो क्या? समजात। ठीक है, वहीं पंख आ जाएगा, पंख आ जाएगा तो समरूप लिखना है। पंख आ जाएगा तो क्या लिखना है? समरूप लिखना है। पंख आ जाएगा तो समरूप लिखना है आपको, और क्या कहते हैं? अग्रपाद आ जाएगा तो समजात लिखना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि, ठीक है, बाद में आपको
दिक्कत ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? बच्चों ये देखो, इसमें 3 दिसंबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 दिसंबर 1984 के रात को हुआ था, तो हम 3 दिसंबर भी लिख सकते हैं। तो ये रात नहीं लिखोगे तो 3 दिसंबर लिखना, और रात लिखते हो तो 2 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड की एक कीटनाशक की कंपनी थी। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक कंपनी थी। उससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैस लीकेज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहते हैं, इसका लीकेज हो गया था। लगभग 2500 से ज़्यादा व्यक्ति जो थे रातों रात क्या हो गए थे, मर गए थे, और हजारों लोग असहनीय बीमारी के शिकार हो गए थे। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड एक कीटनाशक कंपनी थी, उससे क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया था, कौन सा गैस लीकेज हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MC का लीकेज हुआ था। MIC M से मिथाइल, I से आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? लीकेज हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना बच्चों, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण की इकाई मापी जाती है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो डावसन इकाई में। किस में मापी जाती है बच्चों? डावसन इकाई में। और आपको ये भी मालूम होगा कि ओजोन परत की मोटाई में आई कमी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र बोलते हैं। ओजोन छिद्र कहाँ दिखा था? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा कहाँ दिखा था? अमेरिका में। और ओजोन छिद्र जो फिलहाल दिखा है वो अंटार्कटिका में दिखा है। ठीक है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। याद रखोगे, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें एक क्लोरीन है बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के लाखों अणु को नष्ट करके क्या कर सकता है? गिरा सकता है, इतनी कैपेसिटी रखता है। इसलिए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, और ओजोन परत की मोटाई को मापी जाती है डाल्सन इकाई में। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। ठीक, देखो ये क्वेश्चन जो पूछा था, मार्स गैस कहो, बायोगैस कहो, गोबर गैस कहो। ठीक है, ये मार्स गैस, बायोगैस या गोबर गैस हम किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है मीथेन को कहते हैं। ठीक है, इसको हम मीथेन को कहते हैं। और ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो देखो, पूछा जाएगा मीथेन गैस का। ठीक है, मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? धान की खेत में मीथेन गैस उत्सर्जित ज़्यादा होता है। धान की खेत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन गैस उत्सर्जित होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे, धान की खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। चलो बताओ, परागकण की परिभाषा क्या होता है? परागन की परिभाषा क्या होती है? पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। ठीक है, एक ही पौधे के पुष्प से जब आपस में परागन होगा तो उसे हम कहेंगे स्वपरागन, और अलग अलग पुष्प के बीच होगा तो हम उसे कहेंगे परपरागन। खैर ये बात की बातें हैं। तो बच्चों पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। बच्चों परागकण होता है अगुणित और परागकोश होता है द्विगुणित। हमने वीडियो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने इस बात की चर्चा कर दिया था कि परागकोश जो होता है द्विगुणित होता है, परागकण जो होता है अगुणित होता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण। जिस तरह हम लोगों के अंदर पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, तो हम लोग के अंदर क्या हो जाएगा? वो वृषण जो हो जाएगा, वृषण जो हो जाएगा, ठीक है, या हम लोगों की कोशिका जो हो जाएगी वो द्विगुणित होती है, लेकिन शुक्राणु या अंडाणु जो होगी वो क्या होती है? अगुणित होती है। ठीक उसी तरह परागकोश द्विगुणित है और परागकण जो है वो अगुणित है। तो परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। वो अगर निकल कर, ठीक है, मादा जननांग वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकण और परागन में देखो फर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं? बच्चों वायु द्वारा परागन जो होता है ना उसको एनीमोफिली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, वायु द्वारा परागन को क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। वायु द्वारा परागन को हम बोलते हैं एनीमोफिली। जल द्वारा परागन को बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिली। और कमल के पौधों में क्या होता है? जल द्वारा परागन होता है। जल द्वारा परागन को क्या कहते हैं?
जल परागन हिंदी में कहते हैं, लेकिन हिंदी में पूछा नहीं जाता है, बोलोगे हाइड्रोफिली। क्या पूछा जाता है? हाइड्रोफिली। वायु द्वारा को एनिमोफिली, जल द्वारा को हाइड्रोफिली, और कीट द्वारा जो होता है ना बच्चों उसको कहते हैं एंटीमोफिली। क्या कहते हैं? कीट द्वारा परागन जो होता है उसको कहते हैं एंटीमोफिली। तो कीट द्वारा होता है किसके द्वारा होता है? तितली द्वारा, मधुमक्खी द्वारा और मक्खी द्वारा। ठीक है, तो इस सब के द्वारा जो होता है, कीट द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटीमोफिली। देख लो, वायु द्वारा होगा एनिमोफिली, जल द्वारा होगा हाइड्रोफिली, कीट द्वारा होगा एंटीमोफिली। ठीक है, और पक्षी द्वारा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्षी द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली। पक्षी द्वारा होगा परागन को क्या कहोगे? ऑर्निथोफिली। और चमगादड़ द्वारा होगा ना तो उसको कहोगे, ठीक है, बैट पॉलिनेशन या फिर कार्टियोपटेरोफिली। ठीक है, कार्टियोपटेरोफिली, ये चमगादड़ द्वारा परागन को कहते हैं। यहाँ से देखना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घोंघा द्वारा जो अपरागन होता है ना बच्चों उसको बोला जाता है मेलाकोफिली। ठीक है, घोंघा द्वारा जो होता है उसमें मेलाकोफिली। तो घोंघा वाले में मेला याद रखना है तुमको। कार्टिपटेरो याद रखना है चमगादड़ में। ऑर्निथो याद रखना है, सबके लास्ट में फिलो लगा हुआ, ऑर्निथो याद रखना है पक्षी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी में क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, कर्मिक विकास का योगदान किसके द्वारा होता है? पर परागन की वजह से आज क्या हुआ है? कर्मिक विकास हो गया है। ठीक है, पर परागन की वजह से कर्मिक विकास का योगदान। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? SO2 प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन। अब कहो क्यों ऐसे कि SO2 जो होता है ना बच्चों अम्लीय वर्षा करता है। क्या करता है? SO2 जो होता है अम्लीय वर्षा कर देता है। और बताओ, अम्ल, क्षार और लवण का सूचक कौन होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन था ना, लीचेन या लाइकेन था। और लाइकेन से क्या बनता था? लिटमस पत्र। किससे क्या बनता था? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र से बच्चों क्या कहते हैं? ठीक है, अम्लीयता का जांच कर सकते हैं। तो इसी तरह हो गया SO2 प्रदूषण का, SO2 से हो जाता है अम्लीय वर्षा हो जाता है, और उसका सूचक जो होगा वो क्या होगा? लाइकेन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडाणु उत्पन्न करती है? तो 400 अंडाणु उत्पन्न करती है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितना अंडाणु उत्पन्न करती है? 400। ठीक है, उसके बाद रजोदर्शन जो होता है, पहली बार जो महावारी होती है तो उसको क्या कहा जाता है? रजोदर्शन। और यह होता है 13 वर्ष के उम्र में। कब होता है? 13 वर्ष के उम्र में। और अंतिम बार जो रजोदर्शन होता है उसको कहा जाता है रजोनिवृत्ति, और यह होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये भी याद रखोगे। ठीक, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आगे, जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करने वाला पौधा कौन सा है? पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प देता है, वो कौन है? बांस है। NIF जीन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में NIF जीन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और बताओ, दलहनी पौधे के जड़ में कौन सा जीन पाया जाता है? तो वो भी हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। और NIF जीन किस में पाया जाता है? राइजोबियम में पाया जाता है। ठीक है, आगे, मध्य चक्र किस में पाया जाता है? गाय, कुत्ता, बकरी। ठीक है, इस सब में क्या पाया जाता है? मध्य चक्र। भेड़ में क्या पाया जाता है? मध्य चक्र अलग होता है, ऋतुस्राव चक्र अलग होता है। इसमें अंतर आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर जहाँ पे लगे कि इंपॉर्टेंट ना भूल जाओगे तो उसका ले लेना। ठीक है, ये वाला स्लाइड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ना, राष्ट्रीय उद्यान में फ्लोरा और फौना दोनों की रक्षा की जाती है। किसकी? फ्लोरा और फौना दोनों की रक्षा, पादप और जंतु दोनों की रक्षा की जाती है। फ्लोरा और फौना दोनों की रक्षा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसकी रक्षा होती है बच्चों? फ्लोरा और फौना दोनों की रक्षा होती है। ठीक है, और आगे देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, जूनागढ़ गुजरात में है। ठीक है, और यह सिंह के लिए फेमस है। अब इसको याद कैसे रखोगे उसके लिए थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। सिंह जी, मान लो कि कोई सिंह जी थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे सिंह जाति के लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सिंह जी जो है ना वो गिर गए। ठीक है, सिंह जी क्या हो गए? गिर गए गड्ढे में। कहाँ गिर गए? गड्ढे में। ठीक है, तो आवाज़ से वो आवाज़ करने लगे। अब सिंह जब गिरेंगे तो वो दहाड़ेंगे गुस्सा से। ठीक है, कि हम गिर गए, कौन गड्ढा बना के रखा है। तो सिंह जी गिर गए गड्ढे में, तो आवाज़ से गूंजने लगा। ठीक है, वो आवाज़ की और आवाज़ से क्या हुआ? पूरा गड्ढा जो है ना गूंजने लगा, गड्ढा से आवाज़ आने लगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रखोगे? देखो, सिंह जी, तो सिंह हो जाएगा। सिंह किसके लिए फेमस है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, सिंह से। ठीक है, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान याद रख लोगे, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान रख लोगे। गड्ढा जो है ना, गड्ढे से जूनागढ़ याद रख लोगे। क्या रख लोगे? जूनागढ़। ठीक है,
और गुंज, गुंज से गुजरात याद रख लोगे, गुजरात, ठीक है। तो चलो बच्चों जो भी हो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना। गिर से गौ से, इसे भी याद रखो, गौ से गिर हो गया, गौ से गुजरात हो गया, ठीक है, गौ से गिर हो गया, गौ से गुजरात हो गया। और यह सिंह के लिए फेमस है, सिंह जी, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेकिन इसको याद करके जरूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, बच्चों सिंह के लिए फेमस है। कहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, ठीक। आगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह गैंडा के लिए फेमस है। किसके लिए, गैंडा के लिए फेमस है, गैंडा के लिए फेमस है, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि गैंडा में घुसकर, ठीक है, का करेगा, गेंडा में घुसकर यह कहना काफ़ी आसान है कि का करेगा काजी, ठीक है, ठीक है, काफ़ी आसान है। गेंडा में घुसकर यह कहना काफ़ी आसान है कि का करेगा काजी, नहीं कहते का करेगा काजी, मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी, वैसा वाला बात, ठीक है। तो गेंडा में घुसकर यह कहना काफ़ी आसान है कि का करेगा काजी। तो आसान से असम याद रख लोगे, आसान से असम याद रख लोगे, और गेंडा में घुसकर, तो गेंडा से गेंडा याद रख लोगे, आसान से असम याद रख लोगे, और काजी से याद रख लोगे काजीरंगा। क्या याद रख लोगे, काजीरंगा, ठीक है। काजी से याद रख लोगे काजीरंगा, गेंडा में घुसकर, तो गेंडा से याद रख लोगे गेंडा, ठीक है, और आसान से याद रख लोगे असम, ठीक है। इस तरह से ये भी पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बोलोगे, असम में है। कहाँ है, असम में, ठीक है, असम में है। और यह किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा जो है वो गेंडा के लिए फेमस है, ठीक है। काजीरंगा जो है गेंडा के लिए फेमस है, ठीक। इस तरह से याद रखने का ट्रिक आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि कैसे याद रखते हो, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों। ये जो है ना राष्ट्रीय उद्यान से ना क्वेश्चन हर हाल में आते हैं, इसलिए इसको कभी, ठीक है, हल्के में मत लेना, ठीक। आगे देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बालाघाट MP में है, ठीक है, और यह बाघ के लिए फेमस है। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखो, देखो एक कान्हा आदमी था, एक आदमी था जो कान्हा था, कान्हा समझते हो ना, एक आदमी था जो एक आंख से कान्हा था, वो कान्हा था, और जंगल में, वो जंगल में चला गया, ठीक है, जंगल में चला गया घाट पर, जंगल में घाट था, पता है ना, जो जंगल के बीचों बीच घाट होता है कहीं पे, तो जंगल में घाट था, वहाँ पर वह जाके अपना बाल बना रहा था, दाढ़ी उढ़ी बना रहा था, ठीक है। तो एक अब जो भी बात है, जंगल में जाके बना रहा है, ठीक है, और वह जंगल में क्या रहता है, उस जंगल में तो बाघ रहता है, तो जंगल में क्या रहता था, बाघ रहता था, ठीक है। तो एक भला आदमी जो था वो बोलता, अरे, ठीक है, एक आदमी ने बोला, रे मेंटल पागल, मेंटल पागल है कि रे, तू मेंटल हो गया, पागल हो गया क्या, ठीक है, यहाँ बाघ रहता है, यहाँ क्या रहता है, बाघ रहता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या याद रखोगे, वो आदमी कैसा था, कान्हा था, कैसा था, कान्हा था ना, जंगल में जाके बाघ, जंगल में घाट था, ठीक है, जहाँ उस जंगल में क्या रहता था, बाघ रहता था, ठीक है, बाघ रहता था, ठीक है, और वो क्या बना रहा था, बाल बना रहा था, ठीक है, बाल बना रहा था, और कान्हा आदमी जो था बाल बना रहा था, ठीक है। तो एक भले आदमी ने उसे क्या कहा, मेंटल पागल कहा, ठीक है। मेंटल पागल से क्या रख लोगे, मेंटल का पहला लेटर M उठा लो और पागल का पहला लेटर P उठा लो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में, तो इससे याद हो जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बालाघाट, देखो घाट से, यहाँ घाट वर्ड कहीं पे मैंने लिखा है, हाँ यहाँ घाट है, तो बालघाट, बालघाट, देखो बाल बना रहा था, बालघाट से बालाघाट याद रख लोगे, बालघाट से बालाघाट याद रख लोगे, और कान्हा आदमी था तो कान्हा से कान्हा याद रख लोगे, ठीक है, और मेंटल पागल से मध्य प्रदेश याद रख लोगे, और जंगल में क्या रहता था बच्चों, बाघ रहता था, तो ये बाघ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और यह बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस तरह से करा, ठीक है। उसके बाद हमारे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये पूछा जाता है हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो कॉर्बेट है, ठीक है, और यह नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। और इसका नाम अभी बदल कर बच्चों, हमारे भारत में इसका नाम बदल कर, ठीक है, क्या रख दिया गया है, रामगंगा रख दिया गया, ठीक है। तो इसलिए ये भी याद कर लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट, और इसका नाम बदल कर भी क्या रख दिया गया, रामगंगा रख दिया गया, ठीक है। आगे रसिस का, इसका दूसरा नाम प्रोजेक्ट टाइगर है, ये राजस्थान में है। और देखो टाइगर शब्द आ गया तो टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ होता है, तो ये रसिस्का प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, वो राजस्थान में है, और यह बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, तो टाइगर तो इसमें है ही। सुंदरबन, हाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन जो है बच्चों वो कहाँ है, याद है आपको, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन रामायण में भी दिखाया गया था सुंदरबन। तो सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, BBI गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सुंदरबन जो है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और देखो सुंदरबन का दूसरा नाम क्या है, रिजर्व टाइगर, टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका मतलब यह हो गया कि सुंदरबन किसके लिए फेमस है, बाघ के लिए। और सुंदरबन है कहाँ पर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये याद कर लोगे, ठीक।
नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है और ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ठीक, आगे दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी में। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो ठीक है, यूपी में ना बहुत ज़्यादा, यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे इंडिया का, जानते हो। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़, गन्ना ज़्यादा होता है, गाय भैंस बकरियाँ ये जो है ना खूब ज़्यादा पाला जाता है। चूँकि अब बताओ गाय ज़्यादा पाला जाता है वहाँ पे, खूब ज़्यादा क्षेत्रफल है तो गाय ज़्यादा पाला जाता है, भैंस ज़्यादा पाला जाता है, तो वहाँ पे गाय भैंस ज़्यादा जहाँ पे होगा वहाँ पे दूध ज़्यादा नहीं होगा, दूध ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे दूध ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस तरह से दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, यूपी उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, देखो तो बुक जब इस वक्त आप लोगों का छपा था तो उस वक्त 34 बुक में लिखा गया था। ठीक है, और भारत में 2 था, टोटल पूरे विश्व में 34 को था और भारत में 2 था। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये बहुत जनसंख्या फिर क्या हो गया, वो बढ़ के 35 हो गया और भारत में 4 हो गया। ठीक है, पूरे विश्व में 35 हो गया और भारत में 4 हो गया। ठीक है, और अभी जो है ये संख्या दिन पर दिन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए बच्चों तो बुक के हिसाब से ही पूछा जाएगा आपको, तो 34 लगाओगे, पूरे विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, 34 है, और आपके भारत में कितना है, 2। ठीक है, और 2 कौन कौन है, एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट, भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है बच्चों, घना वन के कारण पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉट स्पॉट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा गौर से आपको देखने की जरूरत है। हमने ट्रिक भी बना दिया है ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, और इसको गौर से देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, उसमें 3 जीवाणु से होने वाला दे देता है और एक अदर पूछ देता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करोगे, देखो याद रखोगे GST, क्या याद रखोगे, GST पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, मान लो कि पंडित का नाम है GST। ठीक है, GST पंडित का टीका न्यू है, GST पंडित का टीका क्या है, न्यू है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो इस तरह से ये ट्रिक याद 1-2 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, जी से देखो गोनोरिया याद रख लोगे, जी से क्या याद रखो, जीवाणु से होने वाला रोग ये सब है। ठीक है, जी से गोनोरिया याद रख लोगे, और गोनोरिया एक प्रकार का STD है, हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, गोनोरिया के प्रकार का क्या है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक, उसके बाद एस से याद रख लोगे सिफिलिस, सिफिलिस भी एक प्रकार का क्या है, STD है। क्या है, STD है। ठीक है, सिफिलिस एक प्रकार का लैंगिक संचारित रोग है। ठीक है, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, टी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड। और टाइफाइड का ना टेस्ट कौन सा होता है बच्चों, बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। टाइफाइड में क्या याद रखना है, बिडाल टेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया बिडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड में क्या हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि टाइफाइड जो होता है उसका ना टेस्ट किससे होता है, बिडाल परीक्षण से टाइफाइड का ना टेस्ट होता है। ठीक है, आगे पंडित का पहला लेटर प है तो प से प्लेग याद रख लोगे, और डी से DI से डिप्थीरिया, डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। ठीक है, और तो से तपेदिक, तपेदिक का इंग्लिश दूसरा नाम क्या होता है, TB, TB में जो खांसी उत्पन्न होता है, ठीक है, वो ट्यूबरकुलिन की वजह से उत्पन्न होता है। किसके द्वारा होता है, ट्यूबरकुलिन की वजह से। तो तपेदिक ना ये हो जाएगा, तो से तपेदिक हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो का है, का ये शब्द का यहाँ का है, का तो का से हो जाएगा काली खांसी, का से क्या हो जाएगा, काली खांसी। और देखो टी है ना, टी से टिटनस हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टिटनस, फिर से का आ गया। ठीक है, यहाँ का से कुष्ठ रोग, क्या का से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। ठीक है, ठीक, क से कुष्ठ रोग। ठीक है, क से कुष्ठ रोग। ठीक है, और न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया। ह से हो जाएगा हैजा, ह से क्या हो जाएगा, हैजा, है सो क्या हो जाएगा, हैजा। ठीक है, तो बच्चों इसको 1-2 बार पढ़ लोगे और याद कर लोगे। ठीक है, कि कौन सा ना, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, क से काली खांसी या फिर कुष्ठ रोग भी बोल सकते हो, टी से टीका ना टिटनेस बोल सकते हो, न्यू से निमोनिया। ठीक है, और हैजा, हैजा, हैजा कोलेरा। ठीक है, हैजा का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, कोलेरा। ठीक है, कोलेरा, हैजा का दूसरा नाम क्या होता है, कोलेरा। ठीक है, ये ठीक है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से क्या होता है, हैजा होता है। ये भी पूछा जाता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से क्या होता है, हैजा होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि DPT का टीका किस बीमारी के लिए नहीं लगता है। ठीक है, तो देखो DPT का फुल फॉर्म ही पहले जान लो। डी से होता है डिप्थीरिया, और पी से होता है पर्टूसिस। ठीक है, और टी से होता है टिटनेस। तो ये 3 बीमारी है, और इस तीनों बीमारी के लिए क्या लगता है, ये टीका लगता है। डिप्थीरिया के लिए भी लगता है, पर्टूसिस के लिए भी लगता है, और टिटनेस के लिए लगता है। इस तीनों बीमारी में जो है DPT टीका लगता है। ठीक है,
अब ये तीनों के तीनों क्या है, देखो डिप्थीरिया, ये तीनों के तीनों जो है ना जीवाणु जनित रोग है। देखो इसमें आता नहीं है, आता है ना, डिप्थीरिया भी आ जाता है, टिटनेस भी आता है, ठीक है, डिप्थीरिया टिटनेस हो गया और पर्टूसियस, ठीक है। ये तीनों 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 जो है वो क्या है, ठीक है, ये तीनों के तीनों है जीवाणु जनित रोग है और डीपीटी का टीका इस तीनों बीमारी में ही लगता है। दूसरा बीमारी इसमें घुसा दिया तो समझ जाओ कि उसमें ये डीपीटी का टीका नहीं लगता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद बीसीजी, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलेमिटी गलुरिन, ठीक है, बैसिलस कैलेमिटी गलुरिन। ये बीसीजी का टीका जो लगता है ना बच्चों, ये 6 रोग में लगता है, टीबी के लिए लगता है, ठीक है। सब बच्चों के कंधे पर लगा दिया जाता है बीसीजी का टीका। आप लोगों के कंधे पे जो निशान होगा वो किस बीमारी के लिए लगाया गया है ना, टीबी के लिए। तो पहले के आदमी को बहुत टीबी होता था, लेकिन आजकल के आदमियों को टीबी नहीं होता है, बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बचपन में ही लगा दिया गया डीपीटी का, ये सॉरी बीसीजी का टीका। क्या लगा दिया गया? बीसीजी का टीका लग गया। अब बताओ, आज से मान लो कि 6 महीना पहले ना कोरोना कितना ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि उसका टीका विकसित नहीं था तो फैल रहा था, और टीका जब लग गया तो उसका होने का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी तरह पहले जो था ना, पहले के आदमी में टीबी का टीका विकसित नहीं था, बीसीजी का टीका विकसित नहीं था, तो टीबी बहुत सारे व्यक्ति को होता था, टीबी महामारी के रूप में फैल रहा था और बहुत खतरनाक बीमारी माना जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो चुका है, बचपन में ही उसका टीका लगा दिया जाता है, बीसीजी का टीका कांधे पे लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से टीबी बीमारी में जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से याद रख लोगे, बीसीजी का टीका लगता है टीबी बीमारी में, डीपीटी का टीका लगता है इस तीनों बीमारी में, ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। और ये तीनों की तीनों बीमारी क्या है? ये तीनों की तीनों बीमारी जो है वो किसका है? ये चारों बीमारी, टीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस भी और टीबी भी, ये सब के सब क्या हैं? जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जाता है कि विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाले रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरल डिजीज कहते हैं, ठीक है, और उसको बैक्टीरियल डिजीज कहते थे, ठीक है। उसमें क्या याद रखना है? ए चाचा इन्हें डांटो मत, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ठीक है। ये चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। अब ये जो वर्ड है ये याद रख लोगे एक दो बार पढ़ के। और देखो ए से क्या हो जाएगा? एड्स, ए से क्या हो जाएगा? AIDS, एड्स, एड्स जो है एक, ठीक है, ये भी क्या है? एक एसटीडी है, क्या है? एसटीडी है, लैंगिक संचारित रोग है, ठीक है, जो रेट्रोवायरस यानी कि HIV से फैलता है, ठीक, ये याद रखोगे। चाचा में जो चा शब्द है उससे चेचक याद रख लोगे, चेचक, ठीक है, चेचक माता मैया जिसे कहा जाता है, ठीक है, चेचक, ठीक है। उसके बाद उसके बाद चाचा का पहला लेटर चा है तो चेचक याद रख लोगे। इन्हें से इन्फ्लुएंजा याद रख लोगे, इन्हें के वर्ड से क्या रख लोगे? इन्फ्लुएंजा, इन्हें से याद रख लोगे इन्फ्लुएंजा, ठीक है। डा से याद रख लोगे डेंगू, डा से याद रख लोगे डेंगू बुखार, ठीक है, डेंगू बुखार। टॉ से याद रख लोगे ट्रेकोमा, ट्रेकोमा एक प्रकार की आंख का बीमारी है, ट्रेकोमा एक प्रकार का क्या है? आंख का बीमारी है, ठीक है। मत से याद रख लोगे मेनिंजाइटिस, म से याद रखोगे मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग भी है, ठीक है, ये भी किसके द्वारा होता है बच्चों? वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ख है ना, ख से खसरा याद रख लोगे, ख से क्या रख लोगे? खसरा, ख से क्या रख लोगे? खसरा। और रे से याद रख लोगे, रे से याद रख लोगे रेबीज, क्या रख लोगे? रेबीज। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? जड़ से ना, जल से डर लगना, जल से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, ठीक है। रे से रेबीज हो गया हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया जो होता है बच्चों वो रेबडो वायरस की वजह से फैलता है, किसकी वजह से फैलता है? रेबडो वायरस की वजह से फैलता है, ठीक है। गाकर गा से याद रख लोगे गलसुआ, गलसुआ गाल में जो होता है ना, गाल फूल जाता है, गलसुआ बीमारी, ठीक है, वो भी वायरस जनित रोग है, ठीक है। और पे से याद रख लोगे पीलिया, ठीक है, पीलिया, पीलिया मतलब जॉइंडिस, जॉइंडिस मतलब शरीर क्या होता है? पीला पीला पड़ जाता है, जॉइंडिस, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? वायरल ना, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। छ से याद रख लोगे छोटी माता, छ से क्या रख लो? छोटी माता, ठीक है। और पो से याद रख लोगे पोलियो, पोलियो पीलिया, ये दोनों के दोनों, पोलियो और पीलिया दोनों क्या है? वायरस जनित रोग है, ठीक है। इस तरह से वायरस से होने वाले रोग का मैंने ये बताया, ठीक है, ये याद रख लोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला स्लाइड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो प्रोटोजोआ से होने वाला 2 ही रोग है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार ये आपको तंग करता है, ठीक है। तो 2 रोग याद करना कोई भारी बात नहीं है, आप याद कर सकते हो। प्रोटोजोआ से एगो मलेरिया, आपको पता है, आपको सिलेबस में भी है, और ये भी है आपके सिलेबस में, अमीबिया पेचिस। तो ये दोनों बीमारी याद रखना है आपको कि क्या है ना, मलेरिया प्रोटोजोआस होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआस होता है, अमीबिया पेचिस, ठीक है, प्रोटोजोआस होता है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका इसका क्या है? प्रोटोजोआ है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होता है? अमीबिया पेचिस होता है, ठीक है। अब देखो
मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो उत्पन्न होता है वो गंदे जल में उत्पन्न होता है। चलो इसी बहाने हम ये याद कर लेते हैं कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं गंदे जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ होते हैं बच्चों, ये होते हैं साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डेंगू वाले साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले गंदे जल में। और मलेरिया जब हो जाता है ना, किसी व्यक्ति को मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, तो उस ना मलेरिया जो है ना वो ये जो प्लाज्मोडियम होता है हमारे शरीर में चला जाता है, तो वो एक हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ टॉक्सिन पैदा करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ठीक है इंसान को काफ़ी ज़्यादा फीवर आता है ना, कपकपी लग के फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। ठीक है, तो हीमोजोइन याद रखना है। मलेरिया में हीमोजोइन वो जो ना मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से शरीर में क्या चला, प्लाज्मोडियम जो चला जाता है, वो प्लाज्मोडियम क्या उत्पन्न करता है, हीमोजोइन टॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ठीक है काफ़ी ज़्यादा मलेरिया के रोगी को बुखार आता है। ठीक है, अमीबिया पेचिस जो है ये भी किस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये याद रखोगे। ठीक है, प्रोटोजोआ से मैंने दो ही बताया, मलेरिया और एक अमीबिया पेचिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आओ, ये क्वेश्चन तो इस बार ना हर हाल में आएगा। ठीक है, देखो कृषि जन्य जिसको इंग्लिश में हम हेल्मीनथ कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा गौर से देखोगे। कृषि जन्य जिसको हेल्मीनथ रोग कहा जाता है, कृषि जन्य जिसको हेल्मीनथ रोग कहा जाता है। ठीक है, जब खेत में ना, इसको ऐसे याद कर लो कि खेत में जब व्यक्ति काम करने जाते हैं तो खेत में जो होता है ना छोटे छोटे कीट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं पैर में बहुत ज़्यादा काट लेते हैं, घास काटते वक्त बहुत ज़्यादा काट लेते हैं, तो उसको पैर में क्या हो जाता है, हाथी पाँव रोग, हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, एलिफेंटिस रोग या फलेरिया रोग भी उसे कहते हैं। ठीक है, तो फलेरिया रोग हो गया। और ये वो जो होता है ना, जो जीव होता है ना, उसका नाम होता है बच्चों बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। कृषि जन्य यानी हेल्मीनथ रोग जो है वो हाथी पाँव रोग है। एलिफेंटिस जिसको फलेरिया भी कहा जाता है ना, पैर जो होता है काफ़ी फूल जाता है, और यह जिसकी वजह से होता है उसका नाम क्या है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो और याद रखोगे कि ये ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, हाथी पाँव रोग से संबंधित है। ठीक है, आगे चलो, कैंसर हो या एड्स, ठीक है, कैंसर हो या एड्स हो, ठीक है, इसमें क्या प्रभावित होता है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कण के अंदर T4 कोशिका, T4 लिम्फोसाइट कोशिका जो होता है, सहायक T4 लिम्फोसाइट कोशिका होता है, वह क्या करता है, हमारे शरीर को ना सुरक्षा तंत्र स्थापित करता है, अर्थात हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधन क्षमता, इम्यूनिटी पावर ना डेवलप करता है। और ये जो है ना एड्स हो या कैंसर की कोशिका हो, यह उसी सहायक T4 कोशिका पे जाके क्या करता है, अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंसर की कोशिका अटैक करता है सहायक T4 कोशिका पे, एड्स की कोशिका अटैक करता है सहायक T4 कोशिका पे। ठीक है, ये याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर हाल में कल आएगा। ठीक है, कि मुर्गी का मुख्य रोग क्या है बच्चों, मुर्गी का मुख्य रोग रानीखेत रोग है, रानीखेत। अब बच्चों जो ना कुछ बच्चे खेत से समझ लेंगे फसल वाला रोग है, ठीक है, कुछ बच्चे रानी वर्ड से समझ लेंगे कि मधुमक्खी वाला रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुर्गी का मुख्य रोग जो है वो क्या है, रानीखेत रोग है, और ये विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, वायरल जनित रोग है। ठीक है, मुर्गी का मुख्य रोग क्या है, रानीखेत रोग है। ठीक है, रानीखेत रोग मुर्गी का रोग है। ठीक है, इसलिए याद कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इस क्लास के बाद और एक और क्लास आपका ना करवाया गया है, इसके दोनों क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्टिव कहीं से छूट के आएगा, और इस दोनों क्लास के करवाने के बाद शायद एक ही दो चैप्टर बच रहा है जो मैंने नहीं करवाया है, तो वो भी आज शाम तक ठीक है अपलोड कर दूंगा, तो एक बार देख के जाना। तीनों जो ना लेक्चर है अच्छे से अगर देख लिया आपने, तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत होगा, और नहीं ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अरे 70 ऑब्जेक्टिव है, 35 ऑब्जेक्टिव हमारे रेंज में क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तीनों मेरा ना लेक्चर जो है ऑब्जेक्टिव का जो मैंने कल से आज तक करवाया है और एक और करवाऊंगा, तो उसको अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ कैंसर रोग, जिसका दूसरा नाम कर्क रोग होता है। ठीक है, अब अगर कैंसर की कोशिका, कैंसर अब आपको याद होगा कि कैंसर जो होता है ना ट्यूमर होता है। ठीक है, ट्यूमर दो प्रकार का है, एक होता है सुदम ट्यूमर और एक होता है दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर का नाम है बिनाइन ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर का नाम है मेलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब मेलिग्नेंट ट्यूमर जब बड़ा होता है ना बच्चों, असीमित रूप से बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, शरीर के दूसरे भाग में भी फैल जाता है, और जब शरीर के दूसरे भाग में फैलने लगता है, यानी कि कैंसर की कोशिका, इसको कहते हैं कैंसर की कोशिका, दुर्दम ट्यूमर को। और कैंसर की कोशिका अगर शरीर में एक जगह से दूसरी जगह फैलना चालू कर दिया ना बच्चों, तो उसको कहा जाता है मेटास्टेसिस। उस स्टेज को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस।
और मेटास्टेसिस फेज में कोई अगर कैंसर का रोगी पहुंच जाता है, ठीक है, तो कैंसर जो होता है ना, ये सेकेंड फेज कहा जाता है। और इस स्थिति में कैंसर रोग जो होता है लाइलाज हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस दुर्दम ट्यूमर जो होता है ना, शरीर के दूसरे भाग में अगर फैलना चालू कर दिया, तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है बच्चों, मेटास्टेसिस कहा जाता है। इसमें कैंसर की कोशिका यानी कि दुर्दम ट्यूमर जो होता है शरीर के दूसरे भाग में भी फैलना चालू कर देता है। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, गिल्टी एक जगह से दूसरी जगह फैलना चालू कर दिया तो समझो वो दुर्दम ट्यूमर है, मेलिग्नेंट ट्यूमर है। और इस स्थिति को कहा जाता है मेटास्टेसिस। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद कैंसर जो होता है वो लाइलाज हो जाता है। इसका सेकंड फेज होता है, लाइलाज हो जाता है, इसमें इलाज पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक, ये है कर्क या कैंसर रोग, ठीक है। अब देखो वो जो जिस कोशिका में क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, गिल्टी उत्पन्न होता है, गांठ उत्पन्न होता है ना, उसके अंदर जो जीन पाया जाता है, ठीक है, जीन, डीएनए के गिरामत खंड को हम जीन कहते हैं। तो वो जो जीन पाया जाता है उसका नाम होता है ऑन्कोजीन। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैंसर को उत्पन्न करने वाला, कैंसर किसकी वजह से उत्पन्न होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, ऑन्कोजीन के द्वारा, ठीक है। और कैंसर का अध्ययन बच्चों ऑन्कोलॉजी कराता है। ऑन्को वर्ड शब्द ही किससे संबंधित है, कैंसर से। इस तरह से याद कर लोगे, ठीक है। अगला, एलर्जी का संबंध आईजीई से है, किससे है, आईजीई से। एलर्जी का संबंध आईजीई से है, याद रखोगे, एलर्जी का संबंध आईजीई से है। टिटनेस जो है, ठीक है, जिसका जीवाणु का नाम है, हमने पीछे करवाया कि टिटनेस जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो टिटनेस जो है क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, एक जीवाणु है, उसकी वजह से फैलता है। और टिटनेस का दूसरा नाम लॉकजॉ होता है। क्या होता है, लॉकजॉ, ठीक है। आगे, एल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने से, एल्कोहल पीने से, ठीक है, लिवर फेलियर यानी कि यकृत जो है वो खराब हो जाता है। आमलेट के अंडे की तरह क्या होती है, यकृत को सिझा देता है, ठीक है। तो इस तरह से लिवर खराब होता है। एल्कोहल पीने से क्या होता है, लिवर सिरोसिस, यकृत सिरोसिस यानी लिवर खराब हो जाता है, ठीक है। आगे, ठीक, जुकाम होता है राइनो वायरस की वजह से। जुकाम किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, जुकाम किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। जुकाम होता है राइनो वायरस के। और रेबीज होता है रेबडो वायरस, जिसका नाम है दूसरा स्ट्रीट वायरस। रेबीज जो होता है रेबडो वायरस, रेबीज होता है रेबडो वायरस। और रेबीज का दूसरा नाम बच्चों हमने क्या बताया, हाइड्रोफोबिया। क्या, हाइड्रोफोबिया, ये भी मत भूलना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, बार बार मैं करवा रहा हूँ। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया। और रेबीज फैलता है ना रेबडो वायरस से, ठीक है। ये तीनों के तीनों वायरस जनित रोग है, भी याद कर लोगे, ठीक है। जुकाम राइनो वायरस से, रेबीज रेबडो वायरस से, और एड्स जो है वो रिट्रो वायरस। रिट्रो वायरस किसको कहते हैं, एचआईवी को, ठीक है, एचआईवी को, ठीक है, एचआईवी या रिट्रो वायरस याद रखोगे, ठीक है। परीक्षा में ना रिट्रो वायरस दिख गया तो एड्स, एचआईवी दिख गया तो एड्स, राइनो वायरस दिख गया जुकाम, रेबडो वायरस दिख गया रेबीज, ठीक है, ये याद कर लोगे, ठीक। आगे, कैंसर का उपचार 3 प्रकार से होता है। एक सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा द्वारा, एक होता है रेडियोथेरेपी, ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ से उस पर ना लाइट मारा जाता है, तो उसमें अल्फा बीटा गामा किरण जो निकलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ से, तो उससे क्या होता है, उसको गला दिया जाता है। और एक होता है कीमोथेरेपी, दवा के द्वारा उसको गलाया जाता है, ठीक है, गिल्टी को, ठीक है, गांठ को दवा के द्वारा। तो 3 प्रकार के उपचार होते हैं, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। किसका, कैंसर का उपचार 3 प्रकार से होता है, ठीक है। ये तीनों पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इसमें से कौन कैंसर का उपचार नहीं है। 3 को ये देगा, एक दूसरा घुसा देगा, ठीक है। इस तरह से याद कर लोगे, ठीक। आगे, रक्त का कैंसर, हाँ, ल्यूकीमिया जो होता है, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है, ठीक है, ये भी याद रख लोगे, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये सब के सब या रक्त कण ना, रक्त कण हो या खून हो, कुछ भी हो, खून से संबंधित कुछ भी हो गया। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कण में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रक्त कण हो या रक्त हो, ये सब कहाँ बनते हैं बच्चों, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो में बनते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में। अरे भाई, रक्त कण या खून ही जब अस्थि मज्जा में बनता है तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट सब तो खून के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। तंबाकू में क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू में रहता है निकोटीन। तंबाकू में क्या रहता है, निकोटीन। तंबाकू में क्या रहता है बच्चों, निकोटीन, याद रख लोगे। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। रोनाल्ड रॉस ने ये बताया था बच्चों, रोनाल्ड रॉस कौन थे। पहले क्या होता था कि जितने भी सैनिक ना जंगल में लड़ाई करते थे, जंगल में रहते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मच्छर काट लेता था, तो उसको मलेरिया हो जाता था। तो हमारे इंडियन जो हमारे क्या हैं सैनिक हैं, उनमें डॉक्टर के रूप में कौन थे, रोनाल्ड रॉस। और उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि मलेरिया जो है मच्छर से होता है, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस बताए थे कि मलेरिया मच्छर से होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है, मिनीमाटा रोग जो होता है पारा यानी मरकरी के द्वारा होता है, ठीक है। मिनीमाटा रोग किससे होता है, पारा या मरकरी के द्वारा होता है, ठीक है।
दाद, दाद खाद खुजली वाली बात, ठीक है। दाद जो होता है रिगवर्म जिसको कहते हैं, यह कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। दाद जो होता है कवक के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस, देखो ऐसे ऐसे जो होता है ना, धान में होता है विटामिन बी, लेकिन एक गोल्डन राइस स्पेशल बनाया गया, ठीक है, अलग तरीके से, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सुनहरा धान, और इसमें पाया जाता है विटामिन ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विटामिन ए में, विटामिन ए जो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। आगे, फ्लोराइड की वजह से दांत खराब हो जाता है बच्चों। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है? दांत प्रभावित होता है। फ्लोराइड की वजह से क्या प्रभावित होता है? दांत। चलो ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। उसमें जो बचा कुचा है इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बचा हुआ है उसको हम करवाएंगे। तब तक के लिए आप चाहो तो इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ताकि कन्फर्म के साथ याद हो जाए, ठीक है। और इसको देखने के बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाओगे ना, तो देखना कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कॉपी में चाहे ना जो हो, क्वेश्चन बैंक हो या कोई आपके पास ना गेस्ट पेपर है, उसमें जाके देखो, पता चलेगा कि इसमें वो सारी चीज़ करवाएंगे जो आपके उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। तैयारी तब तक करो जब तक कि, ठीक है, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए, आप सक्सेस ना हो जाओ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।